हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इडियम्स और फ्रेजेस। इडियम और फ्रेज दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, और अगर आप कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर उस कंपटीशन में इंग्लिश आती है तो ग्रामर ज़रूर आएगी। और जब ग्रामर आएगी तो ग्रामर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है इडियम्स और फ्रेजेस। वहाँ आपको फिर इडियम और फ्रेज की ज़रूरत पड़ेगी, पूछे ही जाते हैं। चाहे आप एसएससी 10+2 दीजिए, सीजीएल दीजिए, सीएचएसएल दीजिए, स्टेनोग्राफर का दीजिए, या फिर एनडीए एग्ज़ाम दीजिए, बैंकिंग एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, तो वहाँ भी आपको इंग्लिश का सामना करना पड़ेगा। और इंग्लिश में इडियम और फ्रेजेस ऐसे टॉपिक्स होते हैं दोस्तों जो जल्दी से समझ में आने वाले नहीं हैं। अगर आप इनको सही से समझेंगे नहीं, सेंटेंस के माध्यम से नहीं समझेंगे, सेंटेंस में इनका यूज़ नहीं समझेंगे, तो फिर आप वहाँ पर गलत करके ही आएंगे। तो दोस्तों, आज से हम लोग पढ़ेंगे इडियम और फ्रेज, और इसके मीनिंग के साथ साथ सेंटेंस में इसका कैसे यूज़ करते हैं, ये भी सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं इडियम और फ्रेज होते क्या हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है। दोस्तों, इडियम की डेफिनेशन, व्हाट इज इडियम? इडियम क्या है? देखिए, एन इडियम इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव अ डिफरेंट मीनिंग व्हेन यूज्ड टुगेदर फ्रॉम दे फ्रॉम द वन दे वुड हैव इफ यू टूक द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड सेपरेटली। एक बार मैं पुनः पढ़ देता हूँ, फिर मैं इसकी इंग्लिश आपको हिंदी में समझाऊंगा। An idiom is a group of words which have a different meaning when used together from the one they would have if you took the meaning of each word separately. देखिए, an idiom is a group of words, जो idiom होता है वो शब्दों का एक समूह होता है। an idiom is a group of words, शब्दों का एक समूह होता है, which have a different meaning when used together, जिनका एक अलग अर्थ होता है जब वो एक साथ यूज किए जाते हैं। फ्रॉम द वन, एक के बजाय जब वो एक साथ यूज किए जाते हैं तो उनका डिफरेंट मीनिंग होता है। दे वुड हैव इफ यू टूक द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड सेपरेटली, और अगर आप उन वर्ड का मीनिंग अलग अलग निकालोगे तो प्रत्येक वर्ड का मीनिंग अलग अलग निकलेगा। समझिए दोस्तों, इन लाइनों का मतलब ये है कि कुछ वर्ड्स होते हैं दोस्तों, इडियम में क्या होते हैं, कुछ वर्ड होते हैं। अगर उस इडियम का अलग अलग पोस्टमार्टम करोगे, आप अलग अलग पोस्टमार्टम करोगे तो अलग अलग मीनिंग देंगे, लेकिन अगर उन सारे वर्ड को जोड़ दोगे तो उनका मीनिंग अलग हो जाएगा। जैसे मैं एक फ्रेज लेता हूं दोस्तों, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। तो डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़ा, और एप्पल का मतलब सेब, तो झगड़े का सेब, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े का सेब दूसरा मीनिंग दे रहा है, क्योंकि हमने सेब को अलग कर दिया, डिस्कॉर्ड को अलग कर दिया। लेकिन अगर हम इसका इन सबको मिला लें एक साथ, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड को एक साथ लिखें, फिर इनका मीनिंग निकालेंगे तो इसका मीनिंग निकलेगा झगड़े की जड़। इसका मतलब क्या हो जाएगा, झगड़े की जड़। ओके, तो इडियम आपको समझ में आ गया कि जब सारे वर्ड्स एक साथ आते हैं तो उनका मीनिंग जो होता है वो डिफरेंट हो जाता है, लेकिन जब वही वर्ड अलग अलग आते हैं तो उनकी मीनिंग अलग अलग होती है। तो जो इडियम होता है वो शब्दों का एक समूह होता है, और उन समूहों का, शब्दों के समूहों का मीनिंग जो होता है वो डिफरेंट होता है। अब चलिए देखते हैं फ्रेज क्या होता है। दोस्तों, हम लोग जानने जा रहे हैं फ्रेज। फ्रेज क्या है, व्हाट इज फ्रेज? देखिए, ए फ्रेज देयरफॉर इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज नो फाइनाइट वर्ब इन इट एंड एक्ट्स टू कंप्लीट द सेंटेंस फॉर मेकिंग इट मीनिंगफुल। अब इसको समझ लीजिए, फ्रेज शब्दों का एक समूह होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये भी होता है, फ्रेज भी। लेकिन
इसमें वर्ब नहीं होता है, कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होता है, और ये सेंटेंस को कंप्लीट करने में सहायक होते हैं। फ्रेज जो होते हैं ये किसी सेंटेंस के एक पार्ट होते हैं, इनका कोई अपना अलग अर्थ नहीं होता है। जब ये सेंटेंस में प्रयोग किए जाते हैं तभी इनका अर्थ निकलता है फ्रेज का। इनमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होता, और जिनमें कोई फाइनाइट वर्ब ही नहीं होगा उसका सेंस कैसे निकलेगा। ओके, तो फ्रेज आप समझ गए। अब चलिए देखते हैं हम एक एक करके इडियम्स और फ्रेजेस और उनके यूज स्पीकिंग में कैसे करते हैं और सेंटेंस मेकिंग में कैसे करते हैं। ये सारी चीजें हम देखते हैं, उनका अर्थ क्या होता है, ये सब कुछ देखते हैं। एक एक इडियम फ्रेज हम लोग देखेंगे डिटेल में। तो दोस्तों हमारा जो पहला इडियम है वो है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, अगर इसका इंग्लिश में मतलब देखें तो इंग्लिश में होता है कॉज ऑफ क्वेरल, और हिंदी में झगड़े की जड़। यानी एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, झगड़े की जड़। देखिए, कॉज का मतलब कारण, ऑफ क्वेरल का मतलब झगड़े, यानी झगड़े का कारण। तो आपसे कंपटीशन एग्जाम में क्या पूछेगा, आपको इतना दे देगा, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड दे देगा, और पूछेगा इसकी इंग्लिश में मीनिंग क्या होती है। वहां पर आपको 4 ऑप्शन रहेंगे, एक ऑप्शन ये भी रहेगा कॉज ऑफ क्वेरल, तो ये आपको वहां पर टिक कर देना है। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब झगड़े की जड़, कॉज ऑफ क्वेरल। अब चलिए इसका हम सेंटेंस में यूज करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कश्मीर जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच झगड़े की जड़ है। कश्मीर जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच झगड़े की जड़ है। कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कश्मीर है, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड इसका मतलब होता है झगड़े की जड़, यानी झगड़े की जड़ है बिटवीन के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर जो है वो झगड़े की जड़ है। कश्मीर को लेकर दोनों झगड़ रहे हैं, तो यानी कि एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है क्या, कश्मीर। कश्मीर क्या है, एक एप्पल की तरह है जो झगड़े के लिए है, यानी कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। डोकलाम इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। जो डोकलाम का क्षेत्र है वो इंडिया और चाइना के बीच झगड़े की जड़ है। तो इस प्रकार के आप और भी कई सेंटेंस बना सकते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए हम देखते हैं अपना अगला कॉन्सेप्ट। दोस्तों हमारा अगला कॉन्सेप्ट है एन एप्पल ऑफ वंस आई। एन एप्पल ऑफ वंस आई यानी वेरी डियर। इसका इंग्लिश में मतलब होता है वेरी डियर, बहुत ही प्यारा, या जिसे हम कहते हैं आंख का तारा, मतलब बहुत ही प्रिय होना। तो आपको इंग्लिश में देगा एन एप्पल ऑफ इतना देगा, एन एप्पल ऑफ वंस आई, फिर इसका इंग्लिश में मीनिंग पूछ लेगा। तो इंग्लिश में मीनिंग उसका हो जाएगा वेरी डियर, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्रिय। हिंदी में आंख का तारा। एग्जाम्पल देखते हैं। हर ओनली सन इज द एप्पल ऑफ हर आई। हर यानी उसका, ओनली एकमात्र, सन पुत्र, इज है द एप्पल ऑफ हर आई उसके आंख का तारा। उसका जो एकमात्र सन है, उसका जो एकमात्र बेटा है, वो उसके आंख का तारा है, उसका बहुत ही प्यारा, बहुत ही डियर है। दूसरा सेंटेंस है लक्ष्मण इज द एप्पल ऑफ राम्स आई। लक्ष्मण है द एप्पल ऑफ राम्स आई, राम के आंख के तारे। जो लक्ष्मण जी हैं वो राम के आंख के तारे हैं,
यानी लक्ष्मण इज द एप्पल ऑफ राम्स आई। ओके, तो ये रहा हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरा इडियम्स एंड फ्रेजेस। चलिए देखते हैं एक और। दोस्तों बहुत ही अच्छा इडियम है ए बी सी। ए बी सी बहुत ही गजब का है दोस्तों, पूछा ही जाएगा। जनरल नॉलेज, इसका मतलब क्या होता है? जनरल नॉलेज, साधारण ज्ञान, सिंपल नॉलेज। एबीसी का मतलब क्या होता है? जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान, साधारण ज्ञान। जैसे सेंटेंस है पहला, ही डजंट नो इवन द एबीसीडी ऑफ साइंस। वो साइंस के बारे में साधारण ज्ञान भी नहीं जानता है, जनरल नॉलेज भी नहीं जानता है, यानी वो साइंस के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। he doesn't know even the ABCD of science, ABC of science. he doesn't know even the ABC of science. वो साइंस के बारे में ABC भी नहीं जानता, मतलब साधारण ज्ञान भी नहीं जानता है। ओके, दूसरा सेंटेंस है, यू डोंट नो इवन द ABC ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। जो मार्केटिंग मैनेजमेंट होता है, बिजनेस वाला जो सिस्टम होता है, उसके बारे में तुम ABC भी नहीं जानते, मतलब साधारण ज्ञान भी नहीं जानते, जनरल नॉलेज भी आपको नहीं उसके बारे में। यू डोंट नो इवन द ABCD ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो इस फ्रेज का यूज आप स्पीकिंग में भी कर सकते हैं दोस्तों। ओके, चलिए देखते हैं अगला सेंटेंस और अगला फ्रेज। अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत ही शानदार है, स्पीकिंग में आप इसको यूज कर सकते हैं। ए बेड ऑफ रोजेस। ए बेड ऑफ रोजेस, रोज का मतलब गुलाब, बेड का मतलब सेज। तो अगर इसका अलग अलग मीनिंग देखेंगे वर्ड का तो अलग अलग निकलेगा, लेकिन अगर इनको मिला दें तो इनका मीनिंग अलग हो जाएगा। ए बेड ऑफ रोजेस मीन्स होता है एन इजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन, सरल और आराम की स्थिति, एन इजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन। देखिए, बेड ऑफ रोजेस मतलब फूलों, या हम कहें गुलाब, रोज का मतलब गुलाब। तो गुलाब का सेज, यानी गुलाब के सेज पर जब आप सोएंगे तो आपको आराम की स्थिति महसूस होगी, तो उसी से सेंस निकाला गया है एन इजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन, सरल और आराम की स्थिति। ए बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है। एग्जाम्पल देखें तो द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस। द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस। जो प्राइम मिनिस्टर का पद है वो सरल और आराम की स्थिति नहीं है, बहुत आराम वाली स्थिति नहीं है। प्राइम मिनिस्टर का पद संभालना कोई सरल काम नहीं है, आराम की स्थिति वाली बात नहीं वहां पर। द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, वो कोई बेड ऑफ रोजेस नहीं है। आप कितने भी ताने मार लें यहाँ पर रहकर, लेकिन जब आप प्रधानमंत्री बनेंगे तो कितने जिम्मेदारियां सिर पर रहती हैं, इसका अंदाजा भी नहीं आपको। वो कोई सरल और आराम की स्थिति नहीं है, लेकिन लोग सोचते हैं तो प्रधानमंत्री बन गए, बड़े आराम और सरल स्थिति है। द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस। दूसरा सेंटेंस है, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस। जीवन जो है बेड ऑफ रोजेस नहीं है, सरल और आराम की स्थिति नहीं है। ओके, जीवन भी कोई आसान नहीं है। लाइफ इज अ स्ट्रगल, लाइफ क्या है? संघर्ष है, कोई आराम की स्थिति नहीं है। तो दोस्तों ये रहा हमारा चौथा फ्रेज। चलिए देखते हैं अपना पांचवा फ्रेज। पांचवा फ्रेज है दोस्तों, एट लॉगर हेड्स। एट लॉगर हेड्स, इसका इंग्लिश में मतलब होता है टर्म्स ऑफ हॉस्टिलिटी, यानी शत्रुता की अवस्था। हिंदी में इसका मतलब शत्रुता की अवस्था, इंग्लिश में टर्म्स ऑफ हॉस्टिलिटी, एट लॉगर हेड्स। एट लॉगर हेड्स का मतलब होता है टर्म्स ऑफ हॉस्टिलिटी, शत्रुता की अवस्था। जैसे एग्जांपल देखिए, ही इज एट लॉगर हेड्स विद हिज ओन ब्रदर, उसके खुद के भाई से शत्रुता की अवस्था है। ही इज एट लॉगर हेड्स विद हिज ओन ब्रदर, उसके खुद के भाई से शत्रुता है, यानी शत्रुता की अवस्था है उन दोनों के बीच में। चाइना इज एट लॉगर हेड्स विद इंडिया, चाइना की भारत से शत्रुता है।
ओके दोस्तों, तो ये रहा एट लॉगर हेड्स, जिसका मतलब होता है शत्रुता की अवस्था, इंग्लिश में मतलब होता है टर्म्स ऑफ हॉस्टिलिटी। तो चलिए देखते हैं अपना अगला फ्रेज। दोस्तों अगला फ्रेज है टू बीट अबाउट द बुश। टू बीट अबाउट द बुश, जिसका मतलब होता है टू स्ट्रे फ्रॉम द मेन पॉइंट, यानी विषय से दूर ले जाना, विषय से भटकाना। जैसे जब आप को आंसर नहीं आता, टीचर ने आपसे आंसर पूछा, आपको आंसर नहीं आता है, तो आप दुनिया भर के बहाने बताने लगते हैं, कुछ और ही टॉपिक पर बात करने लगते हैं, तो वो होता है विषय से भटक जाना। टू बीट अबाउट द बुश, टू स्ट्रे फ्रॉम द मेन पॉइंट, मेन पॉइंट से हट जाना, स्ट्रे हो जाना, अलग हो जाना, तो उसे कहते हैं विषय से भटक जाना। जैसे एग्जाम्पल दें अगर हम, ए गुड स्टूडेंट नेवर बीट्स अबाउट द बुश इन आंसरिंग हिज क्वेश्चंस। एक अच्छा छात्र प्रश्न का उत्तर देते समय कभी भी विषय से नहीं भटकता। ए गुड स्टूडेंट नेवर बीट्स अबाउट द बुश इन आंसरिंग हिज क्वेश्चंस। एक अच्छा छात्र अपने प्रश्नों का उत्तर देते समय अपने विषय से नहीं भटकता है। दूसरा सेंटेंस है डोंट बीट अबाउट द बुश, प्लीज कम टू द पॉइंट। विषय से भटकाने की कोशिश ना करो। डोंट बीट अबाउट द बुश, विषय से मत भटकाओ। प्लीज, कृपया, कम टू द पॉइंट, पॉइंट पर आओ, सीधे पॉइंट पर आओ, हमें विषय से भटकाने की कोशिश मत करो। इसको आप स्पीकिंग में भी बोल सकते हैं, बहुत ही गजब का फ्रेज है दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फ्रेज। अगला फ्रेज है दोस्तों एट सिक्सेस एंड सेवंस। एट सिक्सेस एंड सेवंस का मतलब होता है इन डिसऑर्डर, मतलब तितर बितर, इधर उधर, उलझा हुआ, तितर बितर, बिखरा हुआ। एट सिक्सेस एंड सेवंस का मतलब होता है बिखरा हुआ या तितर बितर, इन डिसऑर्डर। जैसे मैंने कहा माई ग्रैंडसन हैज थ्रोन हिज बुक्स एट सिक्सेस एंड सेवंस। हमारे पोते ने अपना बुक फेंक दिया है, अपनी किताबें फेंक दी हैं। सिक्सेस एंड सेवंस मतलब इधर उधर, तितर बितर मतलब पूरे कमरे में किताबें पड़ी हुई हैं। माई ग्रैंड सन हैज़ थ्रोन, मेरे पोते ने फेंक दिया है, हिज बुक्स, अपनी किताबों को, एट सिक्सेस एंड सेवंस, इधर उधर या तितर बितर कर दिया है। दूसरा सेंटेंस, व्हेन आई इंटर्ड माई रूम, जब मैंने अपने रूम में प्रवेश किया, आई फाउंड एवरीथिंग, तो मैंने प्रत्येक चीज को पाया, सिक्सेस एंड सेवंस मतलब तितर बितर, मैंने प्रत्येक चीज को तितर बितर पाया, इधर उधर पाया, बिखरा हुआ पाया। जब मैं अपने रूम में पहुंचा, व्हेन आई इंटर्ड माई रूम आई फाउंड एवरीथिंग सिक्सेस एंड सेवंस, तो मैं प्रत्येक चीज को इधर उधर पाया। तो एट सिक्सेस एंड सेवंस का मतलब होता है इन डिसऑर्डर, तो ये चीज आप याद रखिए। चलिए देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस है दोस्तों एट द 11th आवर। एट द 11th आवर इंग्लिश में इसका मतलब होता है एट द लास्ट मोमेंट, मतलब अंतिम क्षणों में। एट द 11th आवर यानी 11वें घंटे में, क्योंकि 11 के बाद 12 आ जाता है, उसके बाद खत्म, तो ये अंतिम क्षण है ना। अब एग्जाम्पल देखते हैं, ही रीच्ड द एग्जामिनेशन हॉल एट द 11th आवर, वो एग्जामिनेशन हॉल में अंतिम क्षणों में पहुंचा, एट द लास्ट मोमेंट। ही रीच्ड द एग्जामिनेशन हॉल एट द 11th आवर मतलब एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम क्षणों में वो पहुंचा। दूसरा एग्जाम्पल है, इंडिया वोन द मैच एट द 11th आवर, इंडिया ने मैच जीत लिया अंतिम क्षणों में। शुरू में तो स्थिति खराब थी, बट एट द लास्ट मोमेंट इंडिया ने मैच जीत लिया, इंडिया वोन द मैच एट द 11th आवर। तो एट द 11th आवर मीन्स होता है एट द लास्ट मोमेंट यानी अंतिम क्षणों में। चलिए देखते हैं आज का अगला फ्रेज। दोस्तों अगला फ्रेज है बहुत ही अच्छा फ्रेज है, बूजम फ्रेंड। बूजम फ्रेंड का मतलब होता है इंटीमेट फ्रेंड यानी घनिष्ठ मित्र, लंगोटिया यार जिसे आप कहते हैं, घनिष्ठ मित्र, बहुत ही प्रिय मित्र। बूजम फ्रेंड मीन्स होता है इंटीमेट फ्रेंड, घनिष्ठ मित्र, लंगोटिया यार। जैसे मोहन इज माई बूजम फ्रेंड, मोहन इज माई बूजम फ्रेंड, मोहन मेरा घनिष्ठ मित्र है। दूसरा एग्जाम्पल है, सुदामा वॉज द बूजम फ्रेंड ऑफ कृष्णा, सुदामा जी कृष्णा के घनिष्ठ मित्र थे,
इंटीमेट फ्रेंड थे। ओके, तो बूजम फ्रेंड मीन्स होता है इंटीमेट फ्रेंड या घनिष्ठ मित्र। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का लास्ट और 10वां फ्रेज। तो दोस्तों हमारा आज का लास्ट और 10वां फ्रेज है बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है दोस्तों विद फुल लगेज। लगेज का मतलब सामान, यानी सारे सामान के साथ। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है विद फुल लगेज या सारे सामान के साथ। जैसे एग्जांपल लिया हमने, ही हैज़ लेफ्ट, उन्होंने छोड़ दिया आगरा। आगरा, उन्होंने आगरा छोड़ दिया। बैग एंड बैगेज यानी पूरे सामान के साथ, यानी कि उन्होंने पूरे सामान के साथ आगरा से रवाना हुए। वे पूरे सामान के साथ आगरा से रवाना हो गए। उन्होंने आगरा को छोड़ दिया और वहां से पूरा सामान भी उठा ले गए। ही हैज़ लेफ्ट आगरा बैग एंड बैगेज। दूसरा सेंटेंस है ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया बैग एंड बैगेज। ब्रिटिश ने इंडिया को छोड़ा बैग एंड बैगेज के साथ, यानी सारे सामान के साथ। यानी कि अंग्रेज जब इंडिया से गए तो अपना सारा सामान भी लेकर चले गए अपने साथ। ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया, ब्रिटिश इंडिया से गए या इंडिया को इन्होंने छोड़ा बैग एंड बैगेज सारे सामान के साथ, मतलब सारे सामान के साथ छोड़ा। इसका मतलब ये नहीं सारा सामान यहीं छोड़ दिया, सारा सामान अपने साथ लेकर गए और इंडिया को छोड़ गए, यानी इंडिया से रवाना हो गए। ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया, ब्रिटिश इंडिया से रवाना हुए बैग एंड बैगेज पूरे सामान के साथ विद फुल लगेज। तो बैग एंड बैगेज मीन्स होता है विद फुल लगेज। ओके दोस्तों, तो ये रहे 10 फ्रेज आज के, मैंने आपको सिखाए, उसके इंग्लिश में यूज़ भी सिखाएं, मीनिंग भी बताई, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में। उम्मीद है आपको ये फ्रेज पसंद आए होंगे। और 10 पार्ट्स आएंगे इसके टोटल। 10 इंटू 10 मीन्स 100। 100 इडियम्स और फ्रेज आएंगे कुल मिलाकर 10 पार्ट्स में आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए।